हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की एक सीरीज पढ़ रहे थे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आज भी हम इसमें की टू वर्ड पार में इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरों की इन सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। और आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 13 मतलब 13th पार्ट मतलब 13वां पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने 12 पार्ट्स तक डिस्कस किया था, आज हम 13वां मतलब 13th पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे। क्योंकि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, तो लास्ट टाइम तक हमने जो हमारा आर लेटर होता है उससे स्टार्ट होने वाले कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरों को समझा था। इस सेशन में हम लोग वो मुहावरे कवर करेंगे जो कि इडियम्स हैं स्टार्टिंग विद लेटर एस, मतलब एस लेटर से शुरुआत करने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम इस सेशन से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, करते हैं इस सेशन का जय श्री गणेश। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ईडीएम स्टार्टिंग विद एस, तो फर्स्ट ईडीएम क्या है? सर्च मी। अब देखिए, वैसे तो वर्ड क्या होता है? सर्च। सर्च का मतलब होता है कोई चीज ढूंढना। लेकिन अगर हम ईडीएम के तौर पर बात करें, मतलब मुहावरे के तरीके से एक बात की जाए, तो सर्च मी का मतलब होता है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, है ना। तो सर्च मी का मतलब क्या होता है? आई डोंट नो, और इसलिए मुझे ढूंढो। ओके, तो आई डोंट नो। ओके, तो ईडीएम यहाँ पर इसका मीनिंग होता है आई डोंट नो। अब अगर हम इसका सेंटेंस देखें, भाई यहाँ पर आपको मैंने एक सेंटेंस बता दिया। अब आप इससे रिलेटेड अपने बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको बना सकते हैं और अपने वाक्यों में उनका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा 601 मतलब 601वां ईडियम मुहावरा है। ओके, अब इसका सेंटेंस देखते हैं कि इसका वाक्य में कैसे प्रयोग होगा। व्हाई डिड शी गेट सो एंग्री सडनली? सर्च मी। वो इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाती है? मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर सर्च मी का मतलब क्या? मुझे नहीं पता। ओके, तो यहाँ पर ये सर्च मी एक ईडियम है, एक फ्रेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि ढूंढो मुझे, बल्कि इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। तो ये या मुझे पता नहीं, तो इसको कहने का जो एक अंदाज होता है वो होता है सर्च मी। ओके, हम इस पूरे सेशन में पहले ईडियम्स को समझेंगे, उन ईडियम्स को जो कि स्टार्ट हो रहे हैं एस लेटर से, फिर उसका मीनिंग हम समझेंगे और उससे रिलेटेड जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसको भी हम समझेंगे। चलिए आइए चलते हैं दूसरे इडियम पर मतलब दूसरे मुहावरे पर। दूसरा इडियम है सीजन्ड फूड। अब देखिए दोस्तों, सीजन्ड फूड, अब आपको लग रहा होगा कि जो सीजन का फल होता है, नहीं, सीजन्ड फूड और सीजन्ड फ्रूट में डिफरेंस है। यहाँ पर हम सीजन्ड फूड की बात कर रहे हैं और सीजन्ड फूड का मतलब होता है मसालेदार भोजन। तो आपने अगर देखा होगा कि एक तो होता है उबला उबला खाना, मतलब उसमें कम मसाले होते हैं, कम मिर्च होती है, कम नमक होता है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मसालेदार खाना पसंद है, मतलब मिर्च भी तेज हो, स्पाइसी फूड हो, जैसे मतलब कुछ भी एक ऐसा फूड जिसमें मिर्च मसाले खूब पड़े हों, अच्छे से सारे मसाले पड़े हों, तो वो मसालेदार भोजन में आ जाता है। सेंटेंस में लिख सकते हैं सीजन फूड इज टेस्टी। जो सीजनड फूड होता है वो बहुत टेस्टी होता है, डिलीशियस होता है, बट नॉट गुड फॉर डाइजेशन। लेकिन वो सेहत के लिए या डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि रोज रोज मसालेदार खाना या सीजनड फूड या स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। ऐसा कभी कभी करना चाहिए। रोज करना, रोज खाना, इस तरह का भोजन ग्रहण करना हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम पे, और नेक्स्ट ईडियम है सी हाउ द लैंड लाइज। ओके, तो हाउ द लैंड लाइज मतलब किस तरह का जो लैंड है वो दिखता है। अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। चारों ओर की परिस्थिति का अंदाजा लगाना, मतलब जो पूरा आपका एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, जो पूरा आपका सर्कमस्टांसेस हैं, उनके बारे में आप पहले से अंदाजा लगा लें, पहले से पता लगा लें, है ना। सेंटेंस देख लेते हैं। वी विल अटैक द एनिमी एट नाइट आफ्टर सीइंग हाउ द लैंड लाइज। मतलब हम लोग अटैक करेंगे एनिमी पर, मतलब जो दुश्मन है, दुश्मन सेना है, उन पर अटैक जब करेंगे, जब हम चारों, कब करेंगे? रात को, जब हम चारों जो लैंड है उनके बारे में पता लगा लेंगे। चारों लैंड मतलब चारों तरफ की परिस्थितियों का, चारों तरफ के एटमॉस्फेयर का, चारों तरफ के सर्कमस्टांसेस का, या पूरे एरिया का जब हम पता लगा लें, अंदाजा लगा लें कि वो कैसा है या परिस्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है वहां पर, तब हम एनिमी पर अटैक करेंगे। ओके, एनिमी मतलब दुश्मनी सेना पर। तो ऐसा अगर आप देखते हैं कि कुछ भी अगर इस तरह की सिचुएशन होती है जब आपको पूरे एरिया की छानबीन करनी होती है, तो हम उसके लिए फ्रेज यूज कर सकते हैं सी हाउ द लैंड लाइज। ओके,
नाउ नेक्स्ट ईडियम पर आ जाते हैं। नेक्स्ट ईडियम है सी हाउ द विंड ब्लोज। अब हवा कैसी चलती है, इसका मतलब है परिस्थिति का अंदाजा लगाना। तो सी द लैंड लाइज मतलब चारों तरफ की स्थिति का पता लगाना, और सी हाउ द विंड ब्लोज मतलब परिस्थिति का अंदाजा लगाना। ठीक है, तो सेंटेंस लिख सकते हैं, वी माइट लॉन्च द प्रोडक्ट इन द मार्केट नेक्स्ट मंथ आफ्टर सीइंग हाउ द विंड ब्लोज। सिचुएशन को देखते हुए या परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर दें। मतलब जैसे मार्केट की डिमांड, मार्केट की कंडीशंस क्या है, सिचुएशन क्या है, कस्टमर्स की डिमांड क्या है, उस सब को देखते हुए हम लोग हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दें। नेक्स्ट ईडियम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ईडियम है फ्रेंड्स सी द लाइट। अब इसका मतलब है प्रकाशित होना, है ना। सी द लाइट मतलब प्रकाशित होना। जैसे कहते हैं ना, इसको इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, तो वो होता है उसको एक्सप्लेन करें, है ना, विस्तार में बताएं। लेकिन सी द लाइट का मतलब होता है प्रकाशित होना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बुक लिखी और आप चाहते हैं कि वो पब्लिश हो, प्रकाशित हो, तो इट मीन्स योर बुक शुड सी द लाइट। ओके, तो ही सेज ही हैज रिटन अ बुक, बट इफ ही हैज, इट इज वेट टू सी द लाइट। अगर उसने लिखी है तो मतलब उसको प्रकाशित होना चाहिए। अगर उसने लिखी है बुक तो वो प्रकाशित भी होनी चाहिए। नेक्स्ट ईडियम आ जाता है सी थ्रू कलर्ड स्पेक्टिकल्स। अब स्पेक्टिकल्स किसको बोलते हैं? ऐनक को, चश्मे को, जो हम चश्मा लगाते हैं, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स लगाते हैं। स्पेक्टिकल्स मतलब स्पेक्स, जैसे शॉर्ट में हम लोग स्पेक्स भी बोलते हैं, आई ग्लासेस जो होते हैं। अब सी थ्रू कलर्ड स्पेक्टिकल्स, कलर्ड मतलब रंग बिरंगे। अब खैर ये तो एक हो गया एक सेंटेंस वाली बात, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? पूर्वाग्रह या पूर्व दृष्टि, मतलब जो पहले से ही भाप लिया जाए, जिसको पहले से ही देख लिया जाए। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग फोर्स ही कर लेते हैं, मतलब पहले से ही देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, तो वो होता है इफ यू कुड नॉट डू वेल इन द हॉकी टूर्नामेंट यू शुड नॉट लूज हार्ट, डोंट सी थ्रू कलर्ड स्पेक्टिकल्स। मतलब आप बिल्कुल भी ऐसे अभी से मत सोचो, अंदाजा मत लगाओ। आपने अगर हॉकी टूर्नामेंट में नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इतना अपने आप को डिसहार्टन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंड वन अबाउट हिज बिजनेस। इसका मतलब होता है किसी को तुच्छता पूर्वक चलता करना, मतलब किसी को आप कह सकते हैं इंसल्ट करना, उसे चलता करना और उसे कुछ भी ठीक से ना बताना, तो तुच्छता पूर्वक। ओके, as the salesman started getting on my nerves, I sent him about his business। मतलब जैसे उसने मुझे परेशान करना शुरू किया, तंग करना शुरू किया, मैंने उसे चलता बंद कर दिया। ओके, नेक्स्ट है सर्व वन राइट। इसका मतलब है योग्य सजा मिलना। अब देखो, सर्व वन राइट मतलब एक पर्सन को सर्व करना बिल्कुल सही रूप में। इसका मतलब है जो डिजर्व करता है, जो सजा, जो पनिशमेंट वो डिजर्व करता है, उसको वैसी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो सर्व वन राइट कहते हैं ना, इसका उसने सही इलाज किया, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा, ही वॉज ट्राइंग टू पुश संजय बट फेल हिमसेल्फ। वो संजय को गिराने की कोशिश कर रहा था लेकिन खुद गिर गया। इट सर्व्ड हिम राइट। और ये बिल्कुल सही सजा है उसके लिए, मतलब बिल्कुल योग्य सजा उसको मिली है। कहते हैं ना, जैसे मतलब इसको बिल्कुल सही सजा मिली है, या फिर इसके साथ बिल्कुल सही हुआ, या इसका सही इलाज हुआ, है ना। कहते हैं ना, इसका बिल्कुल सही इलाज हो गया। तो सर्व वन राइट मतलब बिल्कुल सही इलाज हो जाना, सही इलाज इन द सेंस कि मतलब सही सजा मिल जाना, योग्य सजा मिल जाना। नेक्स्ट ईडियम है सेट अ स्कीम ऑन फूट। इसका मीनिंग होता है योजना आरंभ करना, मतलब स्टार्ट करना। ओके, जो भी आपका प्लान है उसको आपको इम्प्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, या फिर उसको एक इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना, या बिगिन करना। ओके, बिगिन करना। इसका मीनिंग सेंटेंस देख लेते हैं। आफ्टर वी हैड वर्कड आउट ऑल द डिटेल्स वी सेट द स्कीम ऑन फूट। जैसे हमने सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लिया, भाप लिया, तो हमने क्या करा, स्कीम ऑन फूट मतलब योजना को आरंभ कर दिया। नेक्स्ट ईडियम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ईडियम है सेट अ डेफियंस। इसका मीनिंग होता है परवाह ना करना। सेंटेंस, ही सेट द लॉ ऑफ लैंड एट डेफियंस एंड लैंडेड अप इन जेल। ओके, मतलब उसने परवाह नहीं करी और वो लैंडेड अप इन जेल, मतलब उसको जेल में भेज दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेट अ लिबर्टी। सेट एट लिबर्टी, इसका मीनिंग होता है रिहा करना। ओके, लिबर्टी मतलब किसी को फ्रीडम दे देना ना। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम प्रोवाइड कर देना। तो सेट एट लिबर्टी मतलब रिहा कर देना, रिलीज कर देना।
तो एज द पुलिस कुड नॉट प्रूव द केस अगेंस्ट द प्रिजनर ही वॉज सेट एट लिबर्टी। क्योंकि पुलिस कोई भी प्रूव नहीं दे पाई, कोई भी एविडेंस नहीं दे पाई उस केस में, या जो कि अगेंस्ट द प्रिजनर था, मतलब प्रिजनर के जो कैदी है, कैदी के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई या पेश नहीं कर पाई, इसलिए उस कैदी को रिहा कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट इडियम है सेट आइज ऑन। इसका मीनिंग हो जाता है देखना। ओके, तो while wandering in the woods मतलब जंगल या फॉरेस्ट, yesterday I happened to set my eyes on a strange sight। जब मैं घूम रही थी फॉरेस्ट में कल, तब मैंने एकदम अपनी आईज मतलब मैंने एकदम कुछ एक स्ट्रेंज साइट देखी। तो मेरी नजर पहुंची एक स्ट्रेंज साइट पर। मैं एकदम एक स्ट्रेंज साइट मतलब एक बड़ी अजीब सी घटना होती हुई देखी, अजीब सा एक नजारा देखा। ओके, नेक्स्ट इडियम है सेट वन ऑन हिज लेग्स अगेन। तो इसका मतलब होता है दुखी व्यक्ति को सहायता कर उसे फिर से खड़ा करना। जैसे सपोज कीजिए एक पर्सन है ए, ओके, उसको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, वो बेचारा बिल्कुल रुइन हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। लेकिन उसका एक फ्रेंड है बी, उसने उसकी बहुत सारी सहायता करी, उसको एक न्यू बिजनेस में लगवाया, उसको हेल्प किया, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से उसको सपोर्ट दिया। अब ए फिर से अपने बिजनेस को चलाने लगा, ए ने फिर से एक नया बिजनेस शुरू किया और एक बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा। तो ये होता है कि ए को उसने क्या कर दिया, सेट वन ऑन हिज लेग्स अगेन, उसे फिर से उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। जैसे आपने देखा होगा कि एक हॉकी प्लेयर थे जिनके बंदूक लगने से या गोली लगने से वो पैरालाइज्ड हो गए थे, फिर उन्होंने अपने आप को फिर से ठीक किया और फिर से अपने पैरों पर खड़े हुए और फिर से उन्होंने इंडिया के लिए खेला, है ना। तो जिनको सूरमा भी बोला जाता था। तो दैट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल, सेट वन ऑन हिज लेग्स अगेन। ओके, तो आफ्टर ही सस्टेन्ड सीरियस लॉसेस इन बिजनेस आई गेव हिम अ लोन टू सेट हिम ऑन हिज लेग्स अगेन। तो बिल्कुल जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सेम वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ सेंटेंस में भी गिवन है, वाक्य में भी गिवन है कि आफ्टर ही सस्टेन्ड सीरियस लॉसेस इन हिज बिजनेस, कि जो जब सस्टेन करे, उन्होंने बहुत सारा सीरियस लॉसेस उनको हो गए थे बिजनेस में, तो मैंने उनको लोन दिया और फिर से उनको उनके पैरों पे खड़े होने में सहायता करी। अब अगर आप हॉकी प्लेयर का नाम ढूंढ रहे हैं तो पहले थोड़ा सा सोचिए कि कौन हो सकते हैं वो प्लेयर। वैसे नाम आपको मिल जाएगा, बहुत इजी है। आई विश कि आपको नेम जल्दी से मिल जाए। ओके, चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम है सेट वंस फेस्ड अगेंस्ट। ओके, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, कड़ा विरोध करना, किसी का भी कड़ा विरोध करना, जब आप किसी के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं। सेंटेंस, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू ड्रॉ हिम इन द कॉन्स्पिरेसी बट ही सेट हिज फेस अगेंस्ट इट। उसने कड़ा विरोध किया, वो कॉन्स्पिरेसी में या मतलब उस साजिश में या षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बन पाया या उससे उसको फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट इडियम है सेट वंस हार्ट ऑन, मतलब बहुत चाहना। जैसे कहते हैं ना, हम अपना दिल दे बैठे हैं इसे, तो दिल दे बैठे मतलब बहुत ज्यादा चाहते हैं जब किसी चीज को। तो सेंटेंस, माय सन हैज सेट हिज हार्ट ऑन गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, मतलब मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल दिल बैठा है अपना उस बात पे कि वो उसको हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना ही जाना है। तो वो उसमें बिल्कुल अपना बहुत ज्यादा उसकी चाहत है कि वो जाकर अब्रॉड और पढ़ाई करे। तो जब हम किसी, ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति के लिए ही होगा, जब किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा चाहते हैं तो इसका मतलब है आप अपना दिल उसको दे बैठे हैं, या सेट वंस हार्ट ऑन, या अपना हार्ट उस पर सेट कर बैठे हैं। नेक्स्ट इडियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है सेट वंस हाउस इन ऑर्डर। इसका मीनिंग हो जाता है अपने कार्यक्रम की ठीक ढंग से व्यवस्था करना, मतलब जो आपका प्रोग्राम, आपके यहाँ कोई फंक्शन है उसका ठीक ढंग से, मतलब एक प्रॉपरली उसको अरेंज करना, मैनेज करना। ओके, तो ये हो जाता है एवर सिंस लाल सिंह सन हैज टेकन ओवर द बिजनेस ही हैज सेट द हाउस इन ऑर्डर। मतलब जब से, एवर सिंस मतलब जब से लाल सिंह के बेटे ने घर को संभाला है, बिजनेस को संभाला है, जब से उसने अपने घर को, अपने बिजनेस को बिल्कुल अच्छे से अरेंज किया हुआ है, उसकी अच्छे से व्यवस्था की हुई है, मतलब उसने अपने सेट वन हाउस इन ऑर्डर, ऐसा उसने कर लिया है। नेक्स्ट इडियम है सेट वंस टीथ। इसका मतलब हो जाता है कठिनाई सहन करने का निश्चय करना। ओके, कि जब कोई कठिनाई आपके लाइफ में होती है तो आप उसको सह ले, आपने उसका निश्चय कर लिया है कि ठीक है हम इसको इसी के साथ टॉलरेट करेंगे। I know I had to suffer hardship, but I had set my teeth and determined not to give up. लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगी, मैं फाइट करूंगी। ओके, सेट वंस टीथ ऑन एज। एज वैसे किनारे के लिए बोला जाता है, तो घृणा पैदा करना। अब देखिए, सेट वंस टीथ एक पॉजिटिव मीनिंग था, जबकि सेट वंस टीथ ऑन एज इसका मतलब होता है
घृणा पैदा करना। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेट वन्स टीथ एक अच्छा मीनिंग है और सेट वन्स टीथ ऑन एज इसका मतलब है घृणा, मतलब नफरत पैदा करना। तो इसका सेंटेंस होता है हिज डिस्टिंग्विशिंग बिहेवियर सेट माय टीथ ऑन एजेस। नेक्स्ट इडियम है सेट सेल। इसका मतलब है समुद्री यात्रा आरंभ करना। अब सेल आप किसके लिए यूज करते हैं? सेलर। ओके, सेलर क्या होता है? जो समुद्री यात्रा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक बार कभी पॉपय द सेलर मैन, है ना? तो सेलर कौन होते हैं? जो शिप को चलाते हैं, है ना? तो सेट सेल मतलब समुद्री यात्रा आरंभ करना। आरंभ मतलब शुरू करना, बिगिन करना। ओके, टू बिगिन अ वॉयज और टू बिगिन अ शिप जर्नी। Let us go on board. The ship is about to set sail. Okay. नेक्स्ट इडियम है सेट स्टोर इन, जिसका मीनिंग है बहुत महत्व देना। तो किसी चीज को जब आप बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसका मतलब होता है सेट स्टोर इन। सेंटेंस लिख सकते हैं यू डोंट सीम टू सेट स्टोर इन हिज एडवाइस। तो आपको उसकी एडवाइस को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है सेटल एन अकाउंट, जिसका मीनिंग होता है झगड़ा करना। सेंटेंस आई हैव टू सेटल एन अकाउंट विद राम, कि मुझे राम के साथ अपने जो आई हैव टू सेटल एन अकाउंट विद राम, मतलब मुझे राम के साथ अपने झगड़े को झगड़ा मतलब करना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे झगड़ा करना होगा। शार्प प्रैक्टिस, इसका मीनिंग होता है अप्रामाणिक व्यवहार। इट इज सेड दैट ही हैज मेड गुड मनी थ्रू शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस मतलब कुछ ऐसा व्यवहार करना जिससे जो अप्रामाणिक है, मतलब जिसका कोई एक कॉन्स्टेंट रिजल्ट नहीं है, बट हाँ उसने मनी बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा किया उससे। नेक्स्ट इडियम है शूटिंग स्टार। इसका मीनिंग होता है उल्का। ओके, जैसे उल्का पिंड कहते हैं। हैव यू एवर सीन अ शूटिंग स्टार? तो उल्का पिंड जो होता है उसको शूटिंग स्टार बोला जाता है। नेक्स्ट है शॉर्टकट। इसका मतलब होता है नजदीक का रास्ता। जैसे कहते हैं ना लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। शॉर्टकट मतलब एक छोटा रास्ता या एक बीच का रास्ता जो निकाला जा सके किसी काम को जल्दी से पूरा करने के लिए। हालांकि शॉर्टकट्स पे भरोसा नहीं होना चाहिए। दिस लेन इज अ शॉर्टकट टू माई हाउस। जैसे कई बार होता है ना, एक तो हो गया बहुत लंबा रास्ता कहीं जाने का, और एक बीच में से कोई शॉर्टकट निकल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, रास्ते पे जाने के लिए शॉर्टकट ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उससे हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। और शॉर्टकट्स कई बार क्या होते हैं कि थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, है ना? जैसे पथरीला रास्ता होगा, सुनसान रास्ता होगा, इस तरह। तो शॉर्टकट्स को लेने के लिए इसलिए मना भी किया जाता है ना। शो अ बोल्ड फ्रंट, उठकर विरोध करने का भाव दिखाना। यू ओनली हैव टू शो अ बोल्ड फ्रंट एंड ही विल यील्ड टू योर डिमांड। मतलब उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना कि हाँ आप कितने बोल्ड हैं, बट ऐसा होना नहीं। नेक्स्ट इडियम है शो फाइट। इसका मतलब है लड़ने की तैयारी दिखाना। ओके, मतलब आप फाइट करने वाले हैं तो उसकी क्या तैयारी आप कर रहे हैं पहले से, वो दिखाना। बुली इज क्राउड, अ बुली इज अ क्राउड, सॉरी, अ बुली इज अ कॉवर्ड। बुली मतलब जो किसी को तंग करने वाला व्यक्ति होता है वो कॉवर्ड होता है। कॉवर्ड मतलब कायर होता है। ठीक है, कॉवर्ड किसे बोलते हैं? कायर को। एंड ही विल बैक आउट इफ यू शो फाइट, मतलब वो बैकआउट पीछे हट जाएगा अगर आप उसको लड़ने की तैयारी दिखाओगे, है ना? तो बुली कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ फालतू बोलने वाले, आपको तंग करने वाले, और वो बहुत ज्यादा कायर होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर आपने जरा सी भी लड़ने की हिम्मत दिखा दी, तैयारी दिखा दी, तो वो खुद पीछे हट जाएंगे। ओके, वो लड़ेंगे कभी नहीं, वो सिर्फ ऐसे बोलते रहेंगे। नाउ शट वंस माउथ, इसका मतलब है किसी को चुप कराना। You can easily shut his mouth if you remind him of his foolish behavior in the last party. आप उसे एकदम चुप करा सकते हो अगर आप उसको याद दिला दोगे कि उसने कितना फुलिश बिहेव किया था, कितना मूर्खता दिखाई थी लास्ट पार्टी में। ओके, नेक्स्ट इडियम है सिक बेड। इसका मतलब होता है बीमार व्यक्ति का बिस्तर। हाउ डिड यू गेट इनटू सिक बेड? टिल यस्टरडे यू वर ऑल राइट। तुम कैसे बीमार पड़ गए? तुम तो कल तक बिल्कुल सही थे। नाउ नेक्स्ट इडियम है सिक लीव। अब जैसे सिक लीव तो आप सबने ली होगी। सिक लीव मतलब जब बीमार होने की एक छुट्टी ली जाती है, मेडिकल लीव जिसको बोल सकते हैं, बीमारी के कारण ली हुई छुट्टी। तो आई एम ऑन सिक लीव फॉर द लास्ट 1 वीक। ओके, नेक्स्ट इडियम है साइड इशू। इसका मतलब होता है गौण प्रसंग, सॉरी गौड़ प्रसंग। मतलब वी विल टेक अप द साइड इश्यूज आफ्टर वी आर थ्रू विद द मेन प्रॉब्लम। जब मतलब मेन प्रॉब्लम निपट जाएगी तब हम गौड़ प्रसंग मतलब जो बाकी के साइड के इश्यूज हैं उनको देखेंगे। नेक्स्ट इडियम हो जाता है साइड लाइन। इसका मतलब होता है मुख्य कार्य के अलावा कार्य। सेंटेंस वी आर मेनली डीलर्स इन रेडीमेड गारमेंट्स बट सेल ऑन हॉजरी आइटम्स इन आवर साइड लाइन।
तो ये जो इडियम हमने पढ़ा, इसमें क्या सेंटेंस था? वी आर मेनली डीलर्स इन रेडीमेड गारमेंट्स, मतलब हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स में जो है मेन डीलर्स हैं, बट सेल ऑफ हॉइस्ट्री आइटम्स, लेकिन हम हॉइस्ट्री के आइटम्स भी बेचते हैं साइड लाइन, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं पैरेलल बिजनेस में, ये एक टाइम पास के लिए, मतलब इसके अलावा, मुख्य कार्य के अलावा हम ये काम भी करते हैं। ओके, तो एक साइड बिजनेस कह लीजिए आप। इडियम साइट सीइंग, मीनिंग क्या होता है? दृश्य अवलोकन, मतलब ड्यूरिंग आवर हॉल्ट इन मद्रास वी वर साइट सीइंग। ओके, नेक्स्ट इडियम सिंगल ब्लेस्डनेस, तो इसका मीनिंग होता है अविवाहित अवस्था। ओके, व्हाई शुड आई मैरी? आई डोंट वांट टू गिव अप द स्टेट ऑफ सिंगल ब्लेस्डनेस, मतलब कहते हैं ना अकेले रहने का, जो कुआरे रहने की जो मस्ती है ना, वो ज्यादा अच्छी है ना। तो उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि स्थिति वो भी अच्छी है जब आप मैरिड हैं, बट उस वक्त अगर कोई खुश है और वो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, वो अर्न भी कर रहा है, मजे में रह भी रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल ब्लेस्डनेस, मतलब उस वक्त वो सिंगल होने के बाद भी ब्लेस्ड है, मतलब खुश है। इडियम सिंक मनी, इसका मतलब है किसी व्यवसाय में सदा के लिए धन लगाना। ओके, ही हैज संक इन अ लॉट ऑफ मनी इन अ बिजनेस ऑफ प्रीशियस स्टोन्स एंड नथिंग हैज कम आउट ऑफ इट, मतलब बहुत सारा पैसा किसी व्यवसाय में लगा देना, इन्वेस्ट कर देना। सिंक और स्विम, करो या मरो। ओके, सिंक और स्विम मतलब या तो तुम डूब जाओ या फिर स्विम कर जाओ, मतलब कर जाओ या मर जाओ। ओके, वट एवर बी द सिचुएशन आई विल नेवर लीव यू, वी विल सिंक और स्विम टुगेदर। ओके, मतलब हम दोनों मरेंगे साथ साथ, जिएंगे भी साथ साथ, या तो जिएंगे या तो मर जाएंगे। सिट अप विथ, बैठे रहना। एज हर हस्बैंड वॉज इल शी सेट अप विद हिम थ्रू आउट द नाइट। स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब है बाल बाल बचना, जिसे हम नैरो एस्केप भी बोलते हैं। when the ship sank everybody drowned except Vimal who managed to escape with the skin of his teeth, मतलब वो किसी भी तरह से बाल बाल वो बच गया, बाकी सब ड्रोन मतलब डूब गए सिर्फ और सिर्फ विमल को छोड़कर। नेक्स्ट इडियम है स्लीपिंग पार्टनर, इसका मतलब है किसी व्यवसाय में सक्रिय भाग न लेने वाला भागीदार, मतलब जैसे हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 3 पार्टनर्स हैं, तो 2 पार्टनर हैं एक्टिव पार्टनर्स हैं, ठीक है। एक्टिव मतलब वो हर काम में पार्टिसिपेट करते हैं, रोज ऑफिस आते हैं, सारे काम को संभालते हैं। और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जिसने इन्वेस्ट तो किया है, अपना मनी तो दिया है, या हो सकता है अपनी कोई सी स्किल दी है, लेकिन वो कभी आपके ऑफिस नहीं आएगा, वो कभी उसमें जितने भी कार्य चल रहे होंगे उसमें वो भागीदारी हिस्सेदारी नहीं लेगा। हाँ, प्रॉफिट उसका एक पर्टिकुलर प्रॉफिट जो उसका रेशियो होता है वो उस तक पहुंच जाता है। सेंटेंस, आई टोल्ड हिम दैट आई कुड इन्वेस्ट सम मनी इन अ जॉइंट वेंचर विद हिम बट आई वाज बिजी विद माई ओन अफेयर्स, आई कुड ओनली बी अ स्लीपिंग पार्टनर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे से तो मदद कर सकता है, लेकिन रोज वो ऑफिस नहीं आ सकता, कार्य जो भी चलता है ऑफिस में उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ओके, दैट काइंड ऑफ पार्टनर इज नोन एज स्लीपिंग पार्टनर। स्लिप ऑफ द पेन, इसका मतलब होता है लिखने में थोड़ी गलती हो जाना, कहते हैं ना कलम फिसल गई थी थोड़ी, मतलब थोड़ा स्लिप हो गया था। तो इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ द पेन व्हेन आई रोट बूट इंस्टेड ऑफ फूट। ओके, जब मैंने फूट को बूट लिख दिया, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ स्लिप ऑफ द पेन था। ओके, स्लिप ऑफ द टंग, अब इसका मतलब होता है बोलने में थोड़ी गलती हो जाना। तो कहते हैं ना आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, मतलब मैं गलती से उसे बोल गई, गलती से मैंने ये बात बोल दी, वरना मैं बोल नहीं रही थी। इडियम स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स, इसका मतलब होता है हाथ से निकल जाना। हैड यू बीन अ लिटिल केयरफुल दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी वुड नॉट हैव स्लिप्ड थ्रू योर फिंगर्स, अगर आप थोड़े से भी केयरफुल होते, सक्रिय होते, तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये आपके हाथ से नहीं फिसल गई होती। नेक्स्ट इडियम है स्मॉल आर्म्स, जिसका मतलब होता है पिस्तौल आदि हथियार। आर्म्स मतलब जैसे हम बोलते हैं ना आर्म्स एक्ट, आपने सुना हो, तो आर्म्स किसको बोला जाता है? वेपन्स को, है ना, जो वेपन्स होते हैं वो हथियार होते हैं उनको बोला जाता है। तो स्मॉल आर्म्स जो छोटे छोटे हथियार होते हैं जैसे पिस्तौल आदि हथियार। सेंटेंस, illegal distribution of small arms has given a fillip to crime in our area. Okay, next idiom है small fry, इसका मतलब है छोटा या नगण्य। I have a factory of my own but as compared to big industrialist like you I'm only a small fry, मतलब मैं बहुत छोटा हूँ। स्मॉल आवर्स मतलब सबके पहले का समय, सुबह के पहले का समय। ओके, सुबह से जो पहले मतलब बहुत ही ज्यादा अर्ली मॉर्निंग हो जाती है, जैसे सुबह 4 बजे 3 बजे वो वाला टाइम। तो एज आई हैड टू कैच द फ्लाइट आई गॉट अप इन द स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। स्मॉल आवर्स मतलब बहुत जल्दी, जैसे सुबह 4 बजे से भी पहले पहले। नेक्स्ट इडियम है स्मॉल टॉक,
मतलब छोटी सी बात साथ गपशप। वी पास्ड अ प्लीजेंट आवर इन ए स्मॉल टॉक। नेक्स्ट इडियम है स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब है आस्तीन का सांप। डोंट ट्रस्ट मोहन, ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। मतलब जैसे बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, मतलब धोखेबाज व्यक्ति। ओके, चीटर। सो फार, अब तक। सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। मतलब अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर ही कंप्लीट किए हैं इस बुक के। तो सो फार मतलब अब तक, और येट को भी हम अब तक ही बोलते हैं। साउंड अ पर्सन, इसका मतलब होता है किसी विचार का पता बताना। I learn you have been sounded for the general manager's post. Okay, मतलब किसी विचार का पता लगाना। नेक्स्ट इडियम है साउंड बीटिंग। इसका मतलब होता है अच्छी तरह पिटाई करना। बीट मतलब मारना, साउंड मतलब अच्छी तरह से। तो द टीचर कॉट ऑन टू गोपाल्स मिस्चीफ एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग। क्योंकि टीचर ने पकड़ लिया गोपाल को, गोपाल की हरकतों को, और इसलिए उन्होंने उसको साउंड बीटिंग दी, मतलब बहुत अच्छी तरह से पिटाई कर दी। नेक्स्ट इडियम है सोर ग्रेप्स। अंगूर खट्टे हैं, है ना, जैसे कहते हैं ना लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। द फॉक्स ट्राइड हर बेस्ट टू रीच द ग्रेप्स बट कुड नॉट, फाइनली शी सेड द ग्रेप्स वर सोर। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती है तो आप क्या कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। मतलब अगर आपको अंगूर नहीं मिले तो आपने अंगूर की बुराई कर दी। या फिर आपको अगर कोई चीज चाहिए और आपको वो चीज नहीं मिल पाती है तो आप कहते हैं कि वो किसी काम की नहीं है, बेकार है, तो आप उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। आई होप कि ये सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको समझ में आए होंगे भली भांति, और इनको अब आप अपने सेंटेंसेस में भी यूज कर पाएंगे, इनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।